नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस अपनी ऑनलाइनर की क्लास में। तो चलिए सब लोग तैयार हैं। तो बच्चों, आज के हम जो टॉपिक अपना कवर कर रहे हैं, जिसमें समाजशास्त्री सिद्धांत की अद्यतन प्रवृत्तियों की टॉपिक चल रही है, जिसमें हम लोग मध्य क्षेत्र सिद्धांत, प्रकार्यवाद, अंतःक्रियावाद, अप्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, नव प्रकार्यवाद, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो बच्चों, आज की टॉपिक में है सामाजिक प्रणाली एवं प्रघटना शास्त्र। तो इन दोनों टॉपिक से मिले जुले हम लोगों के उस महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जिसको हम लोग आज रिवाइज करेंगे। तो चलिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और बच्चों, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि सभी लोग राइट टाइम आ जाए। हम लोग बिना देर के हुए चलिए शुरू किया जाए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आइए देखते हैं सामाजिक प्रणाली और प्रघटना शास्त्र से किस तरह तथ्य आप लोग सामने रखे गए हैं। तो देखिए, ये रहा सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली के बारे में पहले आइए जानते हैं। तो सामाजिक प्रणाली में बच्चों क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा या सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसको सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय टालकाट पार्सन्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? टालकाट पार्सन्स को दिया जाता है। ओके, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि पार्सन्स के अनुसार प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं कितनी हैं? तो बच्चों ये 4 है। कितनी है? 4 है, पूछा जाता है। अगले पॉइंट में है कि अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण तथा तनाव नियंत्रण। तनाव नियंत्रण यानी स्थिति के अनुसार, उस समय जैसी स्थिति है उस तरह से नियंत्रण किया जाना चाहिए, तनाव नियंत्रण। तो ये 4 है बच्चों, जो सामाजिक व्यवस्था की 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। इसे स्वीकार किया है किसने? वही बच्चों 4 पूर्वापेक्षाएं, ये यही चारों नाम है, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, तनाव नियंत्रण। तो किसने इसको स्वीकार किया है? तो टालकाट पार्सन्स ने इसको स्वीकार किया है। ओके, टालकाट पार्सन्स ने स्वीकार किया है। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 हैं। 2 कौन है? 2 हैं बच्चों, कौन है? तो व्यक्तित्व व्यवस्था है और सांस्कृतिक व्यवस्था है। यही 2 हैं 3 पक्षों में से। तो ये दोनों हैं। उसके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन है? यहाँ तीसरी व्यवस्था आपसे पूछी जा रही। 2 तो बता दी गई है, तीसरी व्यवस्था बच्चों सामाजिक व्यवस्था है। कौन है? सामाजिक व्यवस्था, तीसरी व्यवस्था। ओके, अब अगला पॉइंट है कि टालकाट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक अवयव कौन है? तो सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक अवयव बच्चों हम मूल्य है, प्रतिमान है, लक्ष्य है और संस्थाएं हैं। यही है बच्चों सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक अवयव। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है। इसको किसने कल्पित, यानी इस विचार को किसने दिया है? तो पार्सन्स ने दिया है। यह विचार पार्सन्स का है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि पार्सन्स के अनुसार समाज व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों 4 जो मैंने पीछे बताया है, एक यहाँ दिया जा रहा है, बार बार उसमें सुमेलित करके दिया जाता है। तो सामाजिक पृथकता की बात 4 व्यवस्थाओं में नहीं है। इसको भी याद रखना पड़ेगा। उसमें पूछ सकता कौन सा नहीं है, तो आपका ये नहीं होगा, अक्सर ये विकल्प में रखता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। टालकाट पार्सन्स के प्रकार्यात्मक आज्ञापकों में से पैटर्न यानी प्रतिमान कायम रखने और तनाव प्रबंध के साथ संबंधित है। बच्चों तनाव प्रबंध के साथ संबंधित है प्रच्छन्नता, लेटेंसी, प्रच्छन्नता है बच्चों संबंधित है। ओके, अब देखिए इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं।
यह बात किसके अनुसार कही गई है? तो पार्सन्स के अनुसार कही गई है। टालकाट पार्सन्स के अनुसार यह बात कही गई। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। कुछ तथ्य हैं कि सामाजिक व्यवस्था में प्रगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात किसने किया है? तो गतिमान संतुलन की बात टालकाट पार्सन्स करता है। ओके बच्चों, अब आगे, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए बच्चों यहाँ जो आवश्यक है पार्सन्स के अनुसार, तो अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रच्छन्नता यानी प्रतिमान संरक्षण आवश्यक है अक्षुण्ण रखने के लिए, यानी जिंदा रखने के लिए। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही अनुक्रम क्या है बच्चों? तो यह भी याद रखना बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट में है। ओके बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। तो सही अनुक्रम बच्चों, पहले जैविक शरीर रचना, जैविक शरीर रचना और व्यक्तित्व व्यवस्था, फिर आएगा सामाजिक व्यवस्था, लास्ट में आएगा सांस्कृतिक व्यवस्था। यही इसका योजना का सही अनुक्रम है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं प्रघटना शास्त्र। प्रघटना शास्त्र से वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देखना जरूरी बच्चों, यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो जीआईसी हो चाहे पीजीटी हो। ओके, तो अब देखिए प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है बच्चों? तो प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक एडमंड हुर्सल है। कौन है? एडमंड हुर्सल है। समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो बच्चों समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का उपयोग सबसे पहले हीगल ने किया। किसने किया है? हीगल ने किया है। अगले पॉइंट में प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है। प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र का जनक किसको समझा जाता है? तो अल्फ्रेड शूर्ट्ज को समझा जाता है बच्चों, अल्फ्रेड शूर्ट्ज को जनक समझा जाता है। अगला पॉइंट है कि घटना विज्ञान के अध्ययन से कौन संबद्ध है बच्चों? तो घटना विज्ञान के अध्ययन से संबद्ध है एडमंड हुर्सल। एडमंड हुर्सल संबद्ध है। वहीं प्रघटना शास्त्रीय ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है। यह विचार किसका है? तो यह विचार बच्चों अल्फ्रेड शूर्ट्ज का। किसका है? यह विचार अल्फ्रेड शूर्ट्ज का है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि एडमंड हुर्सल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु यानी विवेचना के लिए जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वह कौन सी अवधारणाएं हैं? तो बच्चों वे हैं ज्ञान का कोष्ठीकरण, चेतना की अभिप्रायिकता। अभी कल मैं प्रैक्टिस जब करा रही थी मैराथन की क्लास में तो यही प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये बिल्कुल सही है, दिमाग में बैठा लीजिएगा बच्चों। इसी का प्रयोग एडमंड हुर्सल ने किया है। अब आइए आगे देखते हैं प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निहित तत्व कौन है बच्चों? तो प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में जो निहित तत्व है, निहित तत्व बच्चों तो वह है जीवन जगत है, अंतर आत्म परकता है और प्राकृतिक मनोवृत्तियां है। यह भी पूछा हुआ था। ओके, यह भी पूछा हुआ था, तो यह भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आइए आगे देखते जीवन की दुनिया अंतर व्यक्त निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्ययों का प्रयोग किसने किया है? तो अल्फ्रेड शूर्ट्ज ने किया बच्चों इन प्रत्ययों का प्रयोग। ओके, दृश्य घटना विज्ञान अमूलचूल विकल्प है किसका? तो प्रत्यक्षवाद का अमूलचूल विकल्प है बच्चों दृश्य घटना विज्ञान। प्रघटना शास्त्र के एक अतिवादी विकल्प है तो प्रत्यक्षवाद ही है बच्चों। अगले पॉइंट में प्रत्यय शास्त्र संबंधित है, तो प्रत्यय शास्त्र किससे संबंधित है? दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से संबंधित है प्रत्यय शास्त्र, जिसको फेनोमेनोलॉजी भी कहा जाता है प्रत्यय शास्त्र को। ओके बच्चों, घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में अपनाने पर बल देता है। तो क्या अपनाने पर बल देता? किसको? व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देता है घटना क्रिया विज्ञान। ओके,
अब आइए अगला पॉइंट है कि जो घटनाशास्त्र को स्पष्ट करता है, जो घटनाशास्त्र को स्पष्ट करता है वह बच्चों घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है बच्चों, यही इसको स्पष्ट करता है। ये सारे तथ्य आपको तैयार रखने होंगे। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ बच्चों कथन दिया जा रहा है और कारण दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कथन में क्या कहा जा रहा है कि अल्फ्रेड सूर्ज के अनुसार प्राकृतिक अभिवृत्ति के काल द्वारा दैनिक जीवन की दुनिया पारगम्य नहीं होती। और कथन यहाँ है, कथन यहाँ बच्चों है, कथन और कारण। कथन 2 सेकंड में कि सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सुविज्ञता एवं पूर्व परिचितता के अंतर्गत ढांचे के भीतर बनती है। बच्चों इसमें कथन तो गलत है, लेकिन कथन 2 जो है सही है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, इसका भी ध्यान रखना होगा। ओके बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं कि अल्फ्रेड सूर्ज के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है, यह एक क्या है? आत्मनिष्ठ विषयक जगत है। यह एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत है। ओके, सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है बच्चों? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तर्क प्रस्तुत किया गया है तो द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बुक में बच्चों। द सोशल किसमें बच्चों यह तर्क प्रस्तुत किया, किस बुक में? तो बुक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, बुक में प्रस्तुत किया गया है तर्क। ओके बच्चों, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश किसने डाला है? तो यह सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है पीटर वर्जर ने। किसने? पीटर वर्जर ने प्रकाश डाला। ओके, अब आइए अगला पॉइंट है, जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं, से सरोकार, यानी इस पद्धति से किसका सरोकार है बच्चों? तो अल्फ्रेड सूर्ज का अपनी पद्धति से सरोकार है बच्चों। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि मुख्यतः चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है। तो चेतना पर ध्यान कौन केंद्रित करता है मुख्य रूप से? तो घटना प्रघटना विज्ञान उपागम इस पर ध्यान केंद्रित करता है। ओके, घटना क्रिया विज्ञान परिप्रेक्ष्य में दैनिक क्रियाओं के लिए प्रयोग किया गया है तो प्ररूपण प्रयोग किया गया बच्चों। क्या? प्ररूपण प्रयोग किया गया है। ओके, अल्फ्रेड सूर्ज सबसे अधिक प्रभावित थे किससे? तो एडमंड हुर्सल से प्रभावित थे। अल्फ्रेड सूर्ज सबसे अधिक हुर्सल से प्रभावित थे। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि एक सैद्धांतिक उपागम जो उन पद्धतियों जो सामाजिक समूहों के सदस्य सामाजिक वास्तविकता के अपने भाव के निर्माण में लगाते हैं को उजागर करने के लिए बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे बच्चों निर्जाति प्रणाली विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जाति प्रणाली विज्ञान उसे कहा जाता है। ओके, दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण किसने प्रस्तुत किया है? तो पीटर वर्जर और लकमैन ने प्रस्तुत किया बच्चों, इन दोनों ने प्रस्तुत किया है। ओके, इसका ध्यान रखना, हो सकता कोई अकेला ही इसमें से विकल्प में हो या दोनों साथ में हो, इसका ध्यान रखना होगा। ओके बच्चों, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अंतर व्यक्तिनिष्ठता की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? तो अंतर व्यक्तिनिष्ठता की अवधारणा का प्रयोग अल्फ्रेड सूर्ज के लेखन में किया गया। ओके बच्चों, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्व धारणाओं, पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है, वह क्या कहलाती है बच्चों? तो वह घटना क्रिया विज्ञान कहलाता है। ओके, घटना क्रिया विज्ञान उसे कहा जाता है। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है, यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। यह बात किसने कही है?
तो अल्फ्रेड शूट्ज ने कहा है। ओके, अब आइए अगला पॉइंट है यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतर क्रियावाद का सम्मिश्रण है। तो यह किसके विचार से सम्मिश्रण है बच्चों? तो अल्फ्रेड शूट्ज के विचार से सम्मिश्रण है। ओके, हुर्सल ने घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है। हुर्सल ने घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है। तो यह प्रस्तुत किया है अल्फ्रेड शूट्ज ने बच्चों। हुर्सल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग किसने प्रस्तुत किया है? अल्फ्रेड शूट्ज ने प्रस्तुत किया। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है। इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है? किसमें की गई है? तो परिघटना विज्ञान ने किया वकालत। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक थे। तो वास्तविकता की सामाजिक रचना के लेखक बच्चों पीटर बर्जर और टी लकमैन बच्चों थे। लकमैन और पीटर बर्जर थे। अब आइए अगला पॉइंट है निम्नलिखित कथन जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित कथन जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है तो वह है बच्चों घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है तथा घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। बच्चों यह कथन घटना शास्त्र को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए आपको इसको तैयार करना होगा। ओके बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं कि अल्फ्रेड शूट्ज द्वारा विशिष्ट अवधारणा के सेट का प्रयोग किया गया है। किस रूप में बच्चों? ये पूछा क्या जा रहा है कि अल्फ्रेड शूट्ज द्वारा विशिष्ट अवधारणा के सेट का प्रयोग किया गया है। तो किस रूप में? तो प्रतीतीकरण, विश्व जीवन, भंडार ज्ञान और उपाय के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी टाइपिफिकेशन, लाइफ वर्ड, भंडार ज्ञान यानी स्टॉक नॉलेज और रेसिपी। इस रूप में बच्चों इस सेट को प्रयोग किया गया है। अब आइए अगले पॉइंट के देखते हैं कि निर्वचनीय उपागम जो सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं यानी या पात्रों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है। तो बच्चों यह उपागम किस रूप से समझने की कोशिश करता है? तो घटना विज्ञान और निर्जातीय प्रणाली विज्ञान द्वारा समझने की कोशिश करता है। इसको भी आप यहाँ से तैयार रखेंगे। अल्फ्रेड शूट्ज के अनुसार प्रघटना वैज्ञानिक है सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है। यह भी आपको तैयार रखना होगा इस रूप में। ओके बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं कि पीटर बर्जर की व्याख्या तार्किक क्रम क्या है। पीटर बर्जर की व्याख्या का तार्किक क्रम क्या बच्चों? तो तार्किक क्रम है स्वभावगत, संस्थागत, वैधिकरण और बाह्यकरण। इसको तो कंपलसरी बच्चों याद रखना, क्योंकि बार बार पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट में है, चाहे वो जीआईसी हो चाहे आपका पीजीटी हो कहीं का। ओके बच्चों, तो इसको इंपॉर्टेंट में रखना। ओके, इंपॉर्टेंट में इसको रखना। ओके, अब आइए आगे देखते हैं पीटर बर्जर और लकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के लिए क्या सही नहीं है। तो बच्चों वे ज्ञान की विधि मान्यता से काफी चिंतित है, यह सही नहीं है। ओके, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के क्षणों के रूप में वर्णित बर्जर और लकमैन के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं बच्चों कौन सी हैं? तो बहिष्करण है बच्चों। मुख्य अवधारणाएं कौन सी हैं? तो वहीकरण बच्चों, वहीकरण है, विषयीकरण है और आभ्यंतरीकरण है। ओके, वहीकरण, विषयीकरण और आभ्यंतरीकरण है बच्चों। क्या पूछ रहा? मुख्य अवधारणा के सिद्धांत में बर्जर और लकमैन के। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र के शूट्ज के सिद्धांत के त्रिपक्षी स्तंभ के रूप में किसको समझा जाता है? क्या है बच्चों त्रिपक्षीय स्तंभ? तो जीवन विश्व यानी लाइफ वर्ड, अंतर आत्मनिष्ठता यानी इंटर सब्जेक्टिविटी है और प्राकृतिक अभिवृत्ति यानी नेचुरल एटीट्यूड है बच्चों। ओके, यह भी याद रखना होगा आपको इंपॉर्टेंट में। अब आइए आगे देखते हैं, मुझे लगता है ये आज का आखिरी पॉइंट होगा
कि कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्तित होता है। यह किसने माना है? तो इसको माना है अल्फ्रेड सूट्ज ने माना बच्चों। किसने माना है? अल्फ्रेड सूट्ज ने माना है कि कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है। ओके बच्चों, यह मानना है अल्फ्रेड सूट्ज का। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। ये दोनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, प्रघटना शास्त्र। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। फिर हम मिलेंगे कल अपने राइट टाइम यानी शाम 5 बजे। ओके, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।